आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर रहे हैं। और आज जो है बच्चों, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो बच्चों याद रखना एक चीज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि वो फोर्स जो दो रुके हुए चार्ज के दरमियान में हो, वो फोर्स जो दो रेस्ट चार्ज के दरमियान में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मैं हेडिंग लगा रहा हूं, मुझे देखिएगा। हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो हेडिंग आप भी लगाइए बच्चों, किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेडिंग लगाइए आप भी। और फिर लिखते हैं इसकी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन भी लिखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो बच्चों, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्जन भी हो सकता है। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन, दो चार्जेस के दरमियान में। और वो चार्जेस बच्चों, ये बहुत जरूरी समझना, वो चार्जेस किस में होंगे बच्चों? वो होंगे रेस्ट में। किस में होंगे? वो दो चार्जेस किस में होंगे? रेस्ट में होंगे। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। जो वर्ड है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब क्या है सुनिएगा। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज है और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो मतलब ये हुआ वो फोर्स जो दो रेस्ट चार्जेस के दरमियान में है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बच्चों एक बात, सवाल आप पूछ सकते हो कि अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों एक बात समझना आपने, वो ये कि अगर हम कहते हैं पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज के दरमियान में, बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज के दरमियान में कौन सी फोर्स होगी बच्चों? रिपल्सिव फोर्स होगी। दो रुके हुए पॉजिटिव चार्ज के दरमियान में फोर्स होगी बच्चों, क्या होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी। और एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एंड अदर नेगेटिव चार्ज। एक चार्ज पॉजिटिव बच्चों और दूसरा चार्ज क्या हो? नेगेटिव हो। तो इनके दरमियान में कौन सी फोर्स होगी बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। मैंने आपसे कहा वो फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान में हो और वो दो चार्जेस किसमें हो बच्चों? रेस्ट में हो, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो अट्रैक्टिव कब होगी बच्चों? जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। और रिपल्सिव फोर्स कब होगी बच्चों? जब दोनों क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक और बात आपको समझना है, वो ये कि चार्जेस क्या होते हैं। क्या समझना है बच्चों? चार्जेस क्या होते हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे कि चार्ज क्या है बच्चों? आप मुझे बता सकते हो कि चार्ज क्या होता है? अगर मैं कहूं ये तो वर्ड चार्ज है, इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकता है बच्चों? बताइए मुझे आप लोग, चार्जेस क्या होते हैं बताइए। नहीं, चार्ज क्या है बच्चों? चार्ज क्या है? ये एक्चुअली मैटर की प्रॉपर्टी है। क्या ये? मैटर की प्रॉपर्टी है। मतलब ये हुआ जो मैटर है ना, जो वजन रख रहा है और जगह गिर रहा है, सिर्फ उसी पे ये प्रॉपर्टी होगी। जो मैटर नहीं है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या? मैटर की खुसूसियत है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की खुसूसियत है। अब ये खुसूसियत कब आती है बच्चों? ये बात समझाता हूं मैं आपको। आपको पता है बच्चों कि जो मैटर होता है ना, जो मैटर होता है बच्चों, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, सबसे छोटा पार्टिकल आप कहोगे एटम है। और फिर एटम मिलके बनेगा किससे?
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट है, प्रोटॉन क्या है, एटम का पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हमें ये करना हो बच्चों कि डिफाइन करना हो कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, हमें डिफाइन करना हो कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो बच्चों कैसे करेंगे जरा देखिएगा आप लोग। हमें डिफाइन क्या करना है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, जरा देखिएगा मैं कर रहा हूँ कि हम डिफाइन करते हैं बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। जरा समझिएगा इस बात को कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों आपको एक बात पता है, बहुत आसान बात कर रहा हूँ मैं आपसे, एक बात पता है कि हमें पता है सोडियम जो होता है ना, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो क्या होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 11। सबको पता है ना ये बात। सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों जब 11 है तो इसका मतलब ये है कि सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 11 है। प्रोटॉन क्या है, और क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन नंबर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बच्चों वो कितनी है, वो भी 11 है। वो भी क्या है, क्योंकि इस सोडियम के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर सोडियम पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, अगर सोडियम पे आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है जितना सोडियम में प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए बच्चों, अगर ऐसा हो जाए बच्चों, जो आप देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, अगर मैं ये आपसे कहूं सोडियम में के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, सोडियम ने वो आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, किसी और को दे दिया, तो अब सोडियम जो होगा उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, तो अब प्रोटॉन कितने रहे, नहीं, प्रोटॉन तो उतना ही रहा ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब सोडियम ने अपना आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन था, आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन था, उसको डोनेट कर दिया, तो अब 11 नहीं होंगे, कितने होंगे। तो बच्चों एक बात समझ में आई होगी कि अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब प्रोटॉन एक ज्यादा है, प्रोटॉन एक, इसलिए इस एक प्रोटॉन के ज्यादा होने की वजह से सोडियम पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें क्या हो, एक्सेस में क्या हो, इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक्सेस में क्या हो बच्चों, प्रोटॉन हो, किसी भी सब्सटेंस में अगर ज्यादा कौन हो जाए, प्रोटॉन हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। किसी भी सब्सटेंस में अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाए तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इसका अपोजिट भी पॉसिबल है बच्चों, इसका अपोजिट क्या पॉसिबल है बच्चों, आपको पता है इसका अपोजिट क्या पॉसिबल है बच्चों, कि अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बच्चों, ज्यादा हो जाए, अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो आप क्या बोलोगे, वो नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अगर किसी सब्सटेंस में प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो बच्चों अब क्या करना है, आपने हेडिंग लगानी किसकी, आपने हेडिंग लगानी बच्चों किसकी, नेगेटिव चार्ज की क्या लगानी है, हेडिंग लगानी है, और इसको सिंपलीफाई करके लिख दीजिए कि नेगेटिव चार्ज क्या है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज के लिए भी जिस तरह हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए भी हमने एग्जाम्पल समझिए, बिल्कुल वैसे ही हम नेगेटिव चार्ज के लिए समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल बच्चों देखिएगा, आपको पता है बच्चों क्लोरीन जो होता है, अगर आपसे कहा जाए क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है, 17 होता है बच्चों। तो इसमें प्रोटॉन भी 17 है बच्चों, प्रोटॉन भी 17 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर थी, इसलिए क्लोरीन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। लेकिन बच्चों आपको पता है कि, आपको ये बात पता है बच्चों कि क्लोरीन के ऊपर अगर मैं माइनस साइन लगा दूं, ऐसा होता है ना, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो इसका एटॉमिक नंबर भी वही रहेगा बच्चों, कितना, 17। प्रोटॉन भी जितना पहले था अब भी उतना ही है, लेकिन क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, 18 बन जाएगा ये।
तो अब यहां पर इस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है बच्चों, प्रोटॉन के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये क्या कराएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कौन होता है बच्चों, जिसमें एक्सिस में क्या हो, ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक्सिस में क्या हो बच्चों, एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको आप क्या बोल दोगे, नेगेटिव चार्ज। अगर किसी सब्सटेंस में एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, नेगेटिव चार्ज कह देंगे। अब बच्चों न्यूट्रल तो आपको समझ आ गया होगा कि न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल चार्ज का मतलब बच्चों ये होगा कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस कहलाएगा न्यूट्रल चार्ज, ऐसा कोई भी सब्सटेंस कहलाएगा न्यूट्रल चार्ज जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए। अगर किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल चार्ज कह देंगे। तो बच्चों ये बात समझ आ गई होगी, यहां तक मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम बच्चों अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है कूलम लॉ। क्या नाम है, कूलम लॉ स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बच्चों हेडिंग लगा लेते हैं हम किसकी, बहुत अहम है बच्चों ये कूलम्स लॉ। तो बच्चों कूलम्स लॉ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कूलम लॉ क्या है जरा देखिएगा आप सब लोग। बच्चों कूलम लॉ क्या होता है, पहले मैं इसके लिए एक डायग्राम फॉर्म कर लेता हूं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। लेट्स सपोज बच्चों मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक ये है और एक दूसरा चार्ज है बच्चों, दो चार्जेस है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों के दरमियान का मैं डिस्टेंस मार्क कर लेता हूं। लेट्स सपोज इन दोनों चार्ज के दरमियान का सेंटर टू सेंटर फासला जो है वो मार्क कर लेता हूं, ठीक है। अब जरा देखिएगा बच्चों कूलम लॉ क्या होता है, जरा समझिएगा बच्चों। मैं ये कहता हूं आपसे कि मेरे पास एक चार्ज है +Q1 और एक और चार्ज है +Q2, मतलब मेरे पास दो चार्जेस हो गए, एक +Q1 और दूसरा, और इन दोनों चार्ज के दरमियान का जो फासला है बच्चों वह मैं लिख देता हूं क्या है, R है। क्या है, तो अभी तक मैंने आपको यह बताया है बच्चों, अभी तक मैंने आपको यह बताया है कि दो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपको यह नहीं बताया कि अट्रैक्टिव फोर्स की मिकदार कितनी होगी या रिपल्सिव फोर्स की तादाद कितनी होगी। मैंने अभी तक आपको यह बात बताई, ये बात मिकदार जो है फोर्स की किसने बताई हम लोगों को, कूलम्स ने बताई। दो चार्जेस के दरमियान में, दो रेस्ट चार्जेस के दरमियान में कितनी फोर्स है ये हमें बताने वाला कौन है, कूलम है। तो बहुत अहम टॉपिक है ये इस चैप्टर का, कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों इस टॉपिक को, और हम एक और हेडिंग लगाते हैं स्टेटमेंट। क्या हेडिंग लगाएंगे, स्टेटमेंट की भी हम हेडिंग लगा लेते हैं ताकि आप लोगों के पास लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो बच्चों स्टेटमेंट भी हम लिख लेते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं स्टेटमेंट की भी। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब बच्चों स्टेटमेंट की हेडिंग लग गई, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को लिखते हैं, ठीक है। कूलम कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं लिख रहा हूं आप भी लिखिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन two charges is directly proportional to the product of magnitude of charge, to the product of magnitude of charge, and inversely proportional to the square of
डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है स्टेटमेंट। किसकी स्टेटमेंट बच्चों? ये स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की। ठीक है, अब जरा इस स्टेटमेंट से हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्म बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूं मैथमेटिकली। वो जो मैथमेटिकली क्या कह रहा है जरा समझिएगा इस बात को ना बच्चों। पहली बात जो यहां पे आपने पढ़ी, ये कह रहा है कूलम कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्ज के दरम्यान में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या कहा इसने कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो चार्ज की मिकदार, पहली चार्ज की मिकदार Q1 है और दूसरे चार्ज की मिकदार क्या है बच्चों? Q2। तो कूलम ने क्या बोला? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैंने यहाँ पर प्लस माइनस साइन नहीं लिखा है या प्लस प्लस साइन नहीं लिखा, क्योंकि प्लस माइनस जो होता है ये कहलाता है नेचर ऑफ चार्ज। क्या कहलाता है? जब बात होगी इस चार्ज की मिकदार की, तो Q1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, Q2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो कूलम की जो पहली स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है बच्चों, कूलम की स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसको मैं समझाता हूं बच्चों इस तरीके से कि कूलम ने ये कहा कि दो चार्जेस की मिकदार को आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। कूलम ने क्या बोला कि दो चार्जेस की मिकदार को आप करवा दीजिए मल्टीप्लाई करवाने पर जितनी बड़ी वैल्यू आएगी फोर्स उतनी ज्यादा होगी, फोर्स उतनी। तो दो चार्जेस की मिकदार मल्टीप्लाई करवाइए, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी फोर्स उतनी ज्यादा होगी। इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसके बच्चों जो कूलम लॉ का सेकंड पार्ट है, कूलम लॉ का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, वो क्या कह रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कह रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आप 1 अपॉन में लिखते हो। किस में लिखते हो? तो स्क्वायर का डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया बच्चों। तो कूलम लॉ क्या बोल रहा है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या कह रहा है कूलम कि जो भी दो चार्ज के दरमियान का फासला था ना, जो भी दो चार्ज के दरमियान का क्या था बच्चों? फासला था, उसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने में जितनी बड़ी वैल्यू आएगी फोर्स उतनी कम होगी, क्योंकि रिलेशन क्या है? इनवर्स है। रिलेशन क्या है बच्चों? इनवर्स। इसको आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 2 कह दोगे। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है? इन दोनों को क्या कर देना बच्चों? कंबाइन करना है। तो क्या लिखोगे? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 को और 2 को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। वो जो हम कंबाइन कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो देखिएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है? तो यहां पर हम लगाएंगे क्या चीज? कांस्टेंट क्या लगाएंगे? K। कांस्टेंट क्या लगाएंगे बच्चों? और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला है बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है? कूलम लॉ की। क्या है ये है कूलम लॉ की इक्वेशन है ये। तो इक्वेशन ऑफ कूलम लॉ हमारे पास आ चुका है बच्चों, उसको हम बॉक्स में बना देंगे। ठीक है, ये कूलम लॉ की हमारे पास क्या आ गई? स्टेटमेंट आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसमें K क्या है बच्चों? जो K है वो क्या है बच्चों? K इज अ कांस्टेंट, और K का नाम क्या होगा? K का नाम होगा कूलम्स कांस्टेंट। K का नाम है कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। और कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना बच्चों, जो कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है बच्चों, वो होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये होती है वैल्यू किसकी? कूलम लॉ की। और किसके लिए बच्चों? ये याद रखिएगा, ये वैल्यू है एयर के लिए। किसके लिए? ये एयर के लिए वैल्यू है। तो हमने कूलम लॉ भी यहाँ पर क्या कर लिया? मुकम्मल कर लिया। अब एक टॉपिक था बच्चों आपके पास, जो सेकंड टॉपिक था वो ये था
सेकंड टॉपिक जो बच्चों आपका था वो ये था कि किस तरीके से कूलम लॉ जो है वो डिपेंड कर रहा है मीडियम के ऊपर। क्या लिखना है? कूलम लॉ कैसे डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर। बच्चों अभी अभी हम लोगों ने कूलम लॉ पढ़ लिया, और कूलम लॉ का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, और K का नाम है कूलम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब हम ये समझेंगे बच्चों कि फॉर एयर K का एक्सप्रेशन क्या है। तो मैं लिखता हूं एक्सप्रेशन फॉर K। क्या लिखता हूं बच्चों? एक्सप्रेशन फॉर K। K के लिए एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं, तो हम लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर K। तो एक्सप्रेशन फॉर K में K की जो एक्सप्रेशन है ना वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में लिखता हूं, जरा देखिएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ना बच्चों वो क्या है? 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12, 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, और ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है ये। अच्छा बच्चों एक और चीज, अगर कोई और मीडियम हो, एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो, तो आपकी बुक में इसको ऐसे लिखा गया है फॉर डिफरेंट मीडियम। मतलब एयर की बात अलग की गई, और कोई और मीडियम होगा, एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ग्लास, जैसे दो चार्ज अभी मैंने डिस्कस किया था ना बच्चों, ये दो चार्जेस हैं। यहां पे क्या दिख रहा है बच्चों? दो चार्जेस हैं। तो इन दो चार्ज के दरम्यान में अगर एयर होगा तो फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी, और एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो मीडियम क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है फोर्स के ऊपर। मीडियम क्या कर रहा है? मीडियम क्या बच्चों? इन दो चार्ज के दरमियान में कौन सा मीडियम है, ये क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको? फोर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं, जरा देखिएगा। पहली बात मैंने की एक्सप्रेशन फॉर K, और ये K की जो पहला फॉर्मूला था K का, ये किसके लिए था बच्चों? फॉर एयर था। किसके लिए था? ये फॉर्मूला था एयर के लिए। किसके लिए था बच्चों? ये है एयर के लिए फॉर्मूला। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये बात जो हो रही है पहली वाली किसके लिए हो रही है? पहली बात जो हुई है किसके लिए बच्चों? एयर के लिए हुई है। अब दूसरी बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? डिफरेंट मीडियम के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है? पहली बात एयर के लिए, अब दूसरी बात जो हो रही है किसके लिए हो रही है? डिफरेंट मीडियम के लिए हो रही है। तो मैं लिख देता हूं, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम का मतलब बच्चों कि कोई सा भी दूसरा मीडियम हो। मैंने कहा एयर के अलावा कोई सा भी दूसरा मीडियम हो तो उसको आप बोलोगे डिफरेंट मीडियम, जैसे आपकी बुक में लिखा गया। तो डिफरेंट मीडियम के लिए K का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 1/4 पाई एप्सा, 1/4 पाई एप्सा। और एप्सा जो है ना ये बराबर होगा किसके? एप्सा नॉट इनटू एप्सा आर के बराबर होगा। और एप्सा आर जो है ना इसको कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं बच्चों। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं हम, और साथ में क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक, दोनों नाम से आ सकता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी को कहते हैं हम लोग। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों एप्सार की वैल्यू मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि एप्सार की वैल्यू जो है ना वो लेट सपोज मैं कहता हूं जो आपकी बुक में मेंशन है बच्चों वो ये मेंशन है कि डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है वो आपके सामने मौजूद है। रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो वैक्यूम के लिए, एयर के लिए कितना है? 1 है। ठीक है, और टेफ्लॉन के लिए क्या है? 2 है। इसके अलावा वुड के लिए 3.3 है, और ग्लास के लिए क्या है? 4.9 टू 7.5 है। तो ये अलग अलग मीडियम के लिए वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो ग्लास के लिए जो वैल्यू है वो क्या था बच्चों? 4.9 टू 7.5। 4.9 टू 7.5 किसके लिए वैल्यू बच्चों?
ग्लास के लिए है 4.9 टू 7.5 वैल्यू है फॉर ग्लास। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया। अच्छा बच्चों, एक और बात, ये जो ऊपर फॉर्मूला हमारे पास आया है बच्चों, इसको हम फिर ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला आया है बच्चों, ये जो फॉर्मूला आया है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एज पर आर नीड हम के की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये जो फोर्स आया बच्चों, ये किसके लिए आया है, ये फोर्स का जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए। किसके लिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए। और हम चाहें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए भी इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए सिर्फ एक काम करना होगा बच्चों, ये कि हमें यहाँ पर जो है ना, ये जो फॉर्मूला है अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें बस एक काम करना होगा। हमें ये करना होगा बच्चों कि हम यहाँ पर ना इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दें, वो क्या है, यूनिट वेक्टर ऐड कर दें। क्या कर दें, यूनिट वेक्टर जो है वो यू जो है ये शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। किसको शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को। तो हमने जो बुक के सारे टॉपिक्स है इस कूलम लॉ से रिलेटेड उसको हमने एक साथ ही कवर कर लिया है। तो बच्चों होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने एक साथ सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जो बुक के अंदर मौजूद था हमने सब कवर कर लिया है। यहाँ पे ये तो ब्लू से मैंने इक्वेशन बनाई है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। मतलब फोर्स की डायरेक्शन जब आपको मेंशन होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, और जब फोर्स की मिकदार की बात करेंगे तो आप इस फॉर्मूले यूज कर लो। अगर मीडियम एयर होगा तो के का आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, अगर मीडियम एयर होगा तो के का ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, और अगर कोई दूसरा मीडियम हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। तो हमने एक साथ ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है कूलम लॉ का।